हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो फ़िलहाल आज की वीडियो में हम लोग देख रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज। ठीक है। और यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी लिखा हुआ है, बट ये हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे। यहाँ पे हम लोग प्योरली इंडस्ट्रियल रिलेशंस ही देखेंगे। ठीक है। तो ये थोड़ा एमसीक्यू फॉर्म में मैंने बनाया है। ठीक है। एमसीक्यू के फॉर्म में देखने से ये फ़ायदा होगा कि हम जब एग्ज़ाम्स में जाएंगे ना, तो हमें मतलब उतना ये नहीं लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हमें वो पहले से पता रहेगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है, उद्योग के संबंध में कामगारों की सहभागिता का उपबंध संविधान में किसके अंतर्गत किया गया है। मतलब उद्योग के प्रबंध में जो कामगारों की सहभागिता, ये बोलने का मतलब क्या है कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है। जो वर्कर्स हैं, जैसे कि आप और मैं अगर कहीं पे काम कर रहे हैं, तो हमारा पार्टिसिपेशन कितना है मैनेजमेंट में। जिस इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में हमारा क्या पार्टिसिपेशन है, वो कौन से आर्टिकल में कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है, ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये लिखा गया है अनुच्छेद 43A में। ठीक है। यहाँ पे मैंने हिंदी में बनाया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हिंदी में डिमांड करते हैं। ठीक है। आगे हम लोग इंग्लिश में भी देखेंगे। ठीक है। और अगर आपको जिस भी वर्ड का या किस चीज़ का मतलब समझ में नहीं आएगा, आप कमेंट में लिख देना, आपको उसका मतलब समझा दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो अब देख लेते हैं यहाँ पे इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन हम लोग अच्छे से देख लेते हैं कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे इस लाइन को पढ़ के हमें समझ में आ जा रहा है कि मतलब ये है क्या, किस बारे में। ठीक है। तो इस लाइन को समझने की हमें कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दूसरा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस और प्रस्तावना और डीपीएसपी जो है वो भाग 4 में मतलब है। ठीक है। डीपीएसपी किस में है, भाग 4 में है। ठीक है। आयरलैंड से लिया गया है। यहाँ पे डीपीएसपी क्यों मेंशन है, क्योंकि जो आर्टिकल 43 क है ना, 43A, वो डीपीएसपी के ही मतलब लिस्ट में आता है। ठीक है। और डीपीएसपी कहाँ से शुरू होता है, डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। ठीक है। जिसमें से आर्टिकल 43A इज़ अबाउट वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है। डीपीएसपी लिया हुआ है आयरलैंड से। ठीक है। और डीपीएसपी को हम लोग कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक है। डीपीएसपी का फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देख लेते हैं कि डीपीएसपी में से इतने सारे अनुच्छेद में से कितने ऐसे अनुच्छेद हैं जो डायरेक्टली हमें मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटीज़, इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना। तो पहला है यहाँ पे आर्टिकल 38, सामाजिक सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक न्याय। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। तो यहाँ पे ये वर्ड हम लोग देख रहे हैं कि आर्थिक न्याय, तो आर्थिक न्याय से ही हमें समझ में आ जा रहा है कि फाइनेंस। ठीक है। फाइनेंशियल इक्वालिटी, मतलब फाइनेंशियल इक्वालिटी कैसे होगी। अगर मैं कहीं पे काम कर रही हूँ, मैं एक वुमेन हूँ, मतलब लड़की हूँ, मैं फीमेल, और कोई मेल मेरे साथ काम कर रहा है और उसको मतलब ज़्यादा पैसा मिल रहा है, मुझे कम, या फिर मुझे ज़्यादा मिल रहा है उसको कम, तो ये न्याय नहीं हुआ। ठीक है। तो ये डायरेक्टली किस चीज़ से आया, वर्कर से रिलेट हो गया, इंडस्ट्री से रिलेट हो गया। ठीक है। मतलब अगर हम लोग ये बोलेंगे फाइनेंशियल इक्वालिटी किस में मतलब है, तो हम लोग बोल सकते हैं नॉट डायरेक्टली रिटर्न, बट आर्टिकल 38 अगर ऑप्शन में है तो वो सही हो सकता है। ठीक है। अब चलो अब देख लेते हैं आर्टिकल 39। तो यहाँ पे समाज कार्य, समान कार्य समान वेतन, और उसके बाद धन का समान वितरण। ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है कि जो समान कार्य जो करेगा उसको समान वेतन मिलेगा। ठीक है। और धन का समान वितरण होगा, मतलब किसी को कम किसी को ज़्यादा, ये इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन में अगर दोनों हैं उस क्वेश्चन के लिए कि पैसे का समान वितरण, अगर ये है क्वेश्चन में, और अगर ऑप्शन में 38 39 दोनों आपको दिया हुआ है, तो आप 39 को टिक करेंगे। और अगर ऑप्शन में 39 नहीं है, अगर जैसे कि हम लोग 39 को याद करके रट्टा मार के जा रहे हैं, लेकिन अगर 39 ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे, 38 को टिक करेंगे। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आर्थिक न्याय आप देख रहे हो साफ साफ। ठीक है। चलो आगे आगे देखते हैं आर्टिकल 41, काम, शिक्षा, लोक सहायता। ठीक है। काम, शिक्षा और लोक सहायता, इन सब में न्याय।
ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? काम में भी समानता, शिक्षा में भी समानता और लोक सहायता में भी समानता है। ठीक है। और आर्टिकल 42 का न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध। यहाँ पे प्रसूति का मतलब क्या होता है? प्रसूति का मतलब होता है मतलब प्रेग्नेंट लेडी जो प्रेग्नेंट स्टेट में है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो सहायता उनको प्रोवाइड करनी होती है, प्रसूति सहायता। ठीक है। और मानवोचित मतलब मानव के लिए जो उचित हो, ठीक है, मतलब जो ह्यूमंस के लिए नीडी हो, मतलब जिस ह्यूमंस के लिए जो ज़रूरी है, उन सब दशाओं का मतलब ख्याल रखें किसी भी कंपनी में। ठीक है। और काम की न्याय संगत मतलब कोई ऐसा काम आपसे कोई ना करवा ले जो कि मतलब कानून के अंदर में नहीं आता, जो इलीगल है। कहने का मतलब इलीगल काम आपसे कोई नहीं करवा सकता। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान में रखो कि ये सब चीज़ डायरेक्टली जो डीपीएसपी का नाम लेके आप कोर्ट में नहीं बोल सकते हो कि ये सब लेके हमारे साथ ये हो रहा है, मतलब गलत हो रहा है, आप डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करवाओ। ठीक है, तो वो नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? आगे देखते हैं, निर्माण कार्य समिति, सुरक्षा समिति और कैंटीन प्रबंधन समिति किसके उदाहरण हैं? ठीक है, तो अब आप बता दो। चलो अब अच्छे से देखिएगा। निर्माण कार्य समिति, सुरक्षा समिति और कैंटीन प्रबंधन समिति किसके उदाहरण हैं? चलिए आप पहले ये क्वेश्चन देख के ना पहले एक बार खुद से सोचा करो कि आंसर क्या होना चाहिए, फिर आंसर देखा करो। ठीक है, तो उससे क्या होगा ना, आपका जो ये है पढ़ने का तरीका वो इन्हेंस होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम तो मैं दूंगी नहीं, एग्जाम आप देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा चलो यहाँ पे देख लेते हैं आंसर। आंसर है प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ठीक है, अभी हमने क्या देखा? वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के लिए हमने पूरा ये देखा, उसको डिस्क्राइब किया। अभी आप हम लोग क्या देख रहे हैं? उसका उदाहरण देख रहे हैं। तो उदाहरण क्या क्या है? निर्माण कार्य समिति, ठीक है, निर्माण कार्य समिति, सुरक्षा समिति और कैंटीन प्रबंधन, ये सब उदाहरण है किसके? वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ऐसे संघ को क्या कहा जाता है जिसकी सदस्यता में बहुत से उद्योगों, रोजगार और शिल्पकारों में कार्य करने वाले कामगारों को शामिल किया जाता है? सोचो पहले आंसर। ठीक है, पहले इसका आंसर सोचो। तो क्वेश्चन है कि ऐसे संघ को क्या कहा जाता है, मतलब कोई यूनियन है, उसको क्या बोला जाएगा अगर उसमें मतलब सदस्यता में बहुत से उद्योगों, रोजगार और शिल्पकारों में कार्य करने वाले कामगारों को शामिल किया जाता है? उसको बोलते हैं सामान्य संघ यानी जनरल यूनियन। ठीक है, तो यूनियन यहाँ पे देखो, ट्रेड यूनियन, शिल्पी संघ, औद्योगिक संघ और सामान्य संघ। मतलब आपकी ट्रेड यूनियन तीन टाइप के होते हैं। ट्रेड यूनियंस तीन टाइप के होते हैं: शिल्पी संघ, औद्योगिक संघ और सामान्य संघ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। डॉक्टर आइक्रोट का सूत्र किसके निर्धारण से संबंध रखता है? एक्चुअली देखो, मैंने यहाँ पे हिंदी में बेसिक चीज़ें लिखी हैं, बट जहाँ तक मैं इंग्लिश स्टडी को ज़्यादा प्रेफर करूँगी इस मामले में। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, इस सब से रिलेटेड जो भी कंटेंट है, आप ज़्यादा बेटर होगा कि आप उसको मतलब इंग्लिश में पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं ना जो हिंदी में जब ट्रांसलेट होते हैं ना तो पूरे मतलब उलट जाते हैं, आप मतलब बहुत हार्ड हो जाते हैं याद रखने के लिए। बस बट जब वो इंग्लिश में होते हैं ना तो आसानी से याद हो जाते हैं। ठीक है, तो बेटर होगा कि आप इंग्लिश में पढ़ें। ठीक है, इसके आगे मैंने बहुत कुछ सब इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, ये सब इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो चलो ये कंप्लीट कर लेते हैं। डॉक्टर आइक्रोट का सूत्र किसके निर्धारण से संबंध रखता है? ठीक है, तो न्यूनतम मजदूरी, मिनिमम वेजेस, कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए। ठीक है, मतलब न्यूनतम जो वेज होता है ना, मिनिमम वेज, मतलब किसी भी वर्कर को कितना पैसा मिलेगा, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम कितना मिलेगा, उससे रिलेटेड है क्या? आइक्रोट का सूत्र। ठीक है, तो आइक्रोट का सूत्र ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको जब आप इंग्लिश में देखेंगे ना तो इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है कि कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए, और सातवां पे कमीशन, मतलब अंतिम पे कमीशन होगा, आठवां नहीं होगा। मतलब जो 7th पे कमीशन है ना मजदूरों के लिए, वही लास्ट है, वो 8th या 9th नहीं होगी।
ठीक है, मतलब 7 तक लास्ट है। तो अगर ये पूछा जाए कि मतलब मज़दूरों के मिनिमम वेजेस में मतलब कितने ये हैं, मतलब लास्ट पे कमीशन कौन सा है, 10वां, 8वां, 9वां, ऐसे दे दे तो आंसर आपका 7वां होगा। ठीक है, या फिर अगर ये पूछे कि मिनिमम वेजेस में लास्ट पे कमीशन कौन सा है, तो वो क्या होगा, 7वां होगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ये डॉक्टर आइकर्ट्स फार्मूला है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर ऐसे पूछ सकता है ना कि जो पे कमीशन से रिलेटेड जो फार्मूला है वो किसने दिया है, ये भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, आगे देखते हैं 7वें वेतन आयोग का नेतृत्व किसने किया था। तो 7वें वेतन आयोग का नेतृत्व किया था जस्टिस KM माथुर ने। ठीक है, मतलब 7वें वेतन आयोग के जो हेड बने थे वो कौन बने थे, जस्टिस A K माथुर। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत प्रदान लाभ, मतलब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। ठीक है, जो कर्मचारियों के जो बीमा होते हैं उससे रिलेटेड जो अधिनियम आया था 1948 में, उसके तहत प्रदान लाभ क्या क्या है। तो पहला है मेडिकल बेनिफिट। ठीक है, सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी लीव जो मतलब महिलाओं को मिलती है, डिसेबलमेंट मतलब जो मतलब काम करते हुए हमें जो प्रॉब्लम्स आती काम करने में, जैसे कि अगर कोई ऐसा काम है जिसमें बहुत तेज़ नज़र की ज़रूरत है या फिर आँखों से रिलेटेड काम है। ठीक है, उसमें आँखें ये हो गई, ख़राब हो गई, या फिर मतलब कोई हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो वो डिसेबलमेंट हो गया ना, वो काम करने के लिए सक्षम नहीं है। ठीक है, हुआ उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, जो जनरल एक्सपेंसेस यहाँ पे हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि जो जनरल एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो अंतिम सरकार का खर्च होता है। मतलब अंतिम सरकार, मतलब जो वहाँ पे मतलब वो जो इंडस्ट्री है वो जिस गवर्नमेंट के नीचे आ रही है ना, गवर्नमेंट जो मतलब उसको लीड कर रहा है, उसका वो सब एक्सपेंस होगा, जनरल एक्सपेंस। ठीक है, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मतलब बेरोजगारी भत्ता, वो जो मिलता है वो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंडर में आता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट ये वाला याद रखने वाला चीज़ है। ठीक है, एंड वोकेशनल रिहेबिलिएशन। ठीक है, वोकेशनल रिहेबिलिएशन, इसकी हिंदी मुझे नहीं पता है, तो आप इसको सर्च करके देख सकते हैं, वोकेशनल रिहेबिलिएशन। ठीक है, इस ESI यानी एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, मतलब एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस मतलब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम मतलब एक्ट। ठीक है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट मतलब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। ठीक है, चलिए आगे आगे देखते हैं। ओके, एपिक एक्ट के बारे में अगला देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एपिक एक्ट 1948 के तहत एग्जम्प्ट एम्प्लॉय किसे कहते हैं। ठीक है, एग्जम्प्ट एम्प्लॉय किसे कहते हैं, तो ये एक टर्म है जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि ESI स्कीम इज़ फाइनेंस्ड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स, मतलब ESI स्कीम जो चलती है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो स्कीम है, मतलब ESI स्कीम, उसमें भी जो प्रॉफिट मिलता है ना वर्कर्स को, तो वो पैसा आता कहाँ से है, स्टेट तो डायरेक्टली, गवर्नमेंट तो डायरेक्टली पैसा आपको दे नहीं रहे। ESI ये स्कीम वाले जिन्होंने बनाया है वो तो आपको पैसा देंगे नहीं अपने पॉकेट से, तो ये पैसा आएगा कहाँ से। तो ये क्या करेंगे ना, ये जो एम्प्लॉयर है, जो जो मतलब काम करवा रहा है, और जो एम्प्लॉय है जो काम कर रहा, जो एम्प्लॉय है जो काम कर रहा है, उन दोनों से कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन लेंगे। ठीक है, पैसे का, और क्या करेंगे, वो जमा करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद वो जब जैसे कि जो वर्कर है उसको जब ज़रूरत होगी ना, तो वहीं से उसको पैसे देंगे, वहीं से उसका जो भी है मतलब उसका क्या बोलते हैं, वहीं से उसके लिए जितने भी इंश्योरेंस वगैरह है वहीं से कवर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं द रेट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन पेबल बाय एम्प्लॉयर्स, जो एम्प्लॉयर है वो जो काम पे रख रहा है वो कितना पैसा देगा, तो वो देगा जो एम्प्लॉयर है जो काम पे रख रहा है वो कितना पैसा देगा, वो देगा 3.25%। ठीक है, और जो एम्प्लॉई है जो काम कर रहा है, ठीक है, वो कितना पैसा देगा, उसका होगा कंट्रीब्यूशन इज़ एट द रेट ऑफ 0.25%। ठीक है, उसका जो वेज है, मतलब जितना उसको पेमेंट मिल रहा है ना, सैलरी वेज, उसका 0.75% वो
अपने मतलब ESI स्कीम में ये करेगा, जमा करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे किस में जमा होगा, वेज ऑफ एम्प्लॉयज़ फंड, ठीक है, वेज ऑफ एम्प्लॉयज़ फंड WEF, ठीक है, उसमें उसका जमा होता चला जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉयज़ अर्निंग अप टू रुपीज़ 176, एक्चुअली चेंज हुआ है, हाँ ये चेंज हुआ है, देखो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ अर्निंग अप टू 176 पर डे एज डेली वेजेस आर एक्सेप्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ देयर शेयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। नाउ अभी कितना है, 178, ठीक है। मतलब ओके, तो यहाँ पे कहने का मतलब हम क्या समझ पाए हैं कि जो मतलब एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, ठीक है, उसके तहत क्या होता है ना कि एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉय को दोनों को ही पैसा रखना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो 3.25 होता है, और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है 0.75%, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये तो कंट्रीब्यूशन हुआ, लेकिन ऐसे भी कुछ वर्कर होते हैं ना जो कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन मतलब उनको एक्सेप्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी वेज होती है डेली वेज, मतलब रोज़ार क्या बोलते हैं उसको, दिहाड़ी, उनकी दिहाड़ी होती है 176 रुपये, ठीक है, पहले थी, और अभी इसको बढ़ा के कर दिया गया है 178 रुपये, ठीक है, 178। तो जो भी आदमी है, जो भी पर्सन है, वो अगर 178 रुपीज़ जो पहले मतलब 176 थी, इतना अगर कमा रहा है रोज़ का, तो वो एग्जेम्प्ट एम्प्लॉय होगा, जो मतलब एपिक एक्ट के तहत ESI में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, ठीक है। तो एक लाइन में अगर वन लाइनर है, तो कोई ऐसा एम्प्लॉय जो कि अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देता है ESI स्कीम में, वो क्या है, एग्जेम्प्ट एम्प्लॉय है, ठीक है। यानी एग्जेम्प्ट मतलब उनको ये किया गया है, मतलब छूट दी गई है, जो बोलते हैं ना, ठीक। ये याद रखने वाला लाइन है। BP अडाकर कमेटी ने किस अधिनियम को पारित करने का सुझाव दिया था? तो वो अधिनियम था एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। दिख रहा है आप लोगों को ठीक से? ये स्टेट एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, मतलब जो हम लोग जो ESI पढ़ रहे हैं, ये जो स्कीम है, ये इसका सुझाव किसने दिया था, मतलब इस अधिनियम को पारित करने का, वो दिया था BP अदाकर कमेटी ने, ठीक है। तो BP अदाकर कमेटी किससे संबंधित है? वो संबंधित है ESI स्कीम से, या ESI एक्ट से, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट से, ठीक है। ये सब क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। चलो आगे देखते हैं। नवीनतम संशोधन के अनुसार ESIC अधिनियम के तहत कवर किए जाने वाले कर्मचारियों के लिए वेतन सीमा क्या है? मतलब जो नवीनतम यानी सबसे न्यूएस्ट अर्लीस्ट जो संशोधन हुआ है, जो रिफॉर्म किया हुआ है, उसके अनुसार जो ESIC मतलब एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस अधिनियम है, उसके तहत जो कवर किया जाने वाला कर्मचारियों का वेतन जो है वो कितना है, 21,000। मतलब जो एम्प्लॉय 21,000 कमा रहा है ना, उसका मतलब यहाँ पे क्या है, वेतन सीमा, मतलब 21,000 तक जो कमा रहे हैं उन्हीं को कवर करेंगे, उससे ज़्यादा कमाने वालों को कवर नहीं करेंगे, ठीक है। जो कम कमा रहे हैं उनको कवर करेंगे। यहाँ पे ये भी आप देख लो कि जो 178 रुपये कमा रहे हैं उनको भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो 178 रुपये से जो ज़्यादा कमा रहे हैं और जो 21,000 रुपये तक कमा रहे हैं उन्हीं को ESI में लेंगे, उसके ज़्यादा या उससे कम वाले को नहीं लेंगे। मतलब 178 से कम या 178 या उससे कम, या 21,000 से ज़्यादा वालों को नहीं लेंगे, ठीक है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत आश्रित का लाभ प्राप्त करने के लिए आश्रितों की आयु 18 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 25 कर दी गई है, ठीक है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत आश्रित का लाभ मतलब जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर है, उसकी फैमिली को जो लाभ मिलता है वो आश्रित का लाभ होता है, ठीक है। जैसे कि अच्छा, कुछ एग्जाम्पल हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। दिख रहा है कैमरा में ठीक से? अब दिख रहा होगा। चलो ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत आश्रित का अच्छा ये हमने देखा अभी, अच्छा ये देख लेते हैं। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार किशोर
से अभिप्राय है जो किशोर मतलब होता है एडोलसेंट। आप अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे ना तो एक वर्ड आएगा एडोलसेंट, जो पिछले बार के ईपीएफओ के एग्जाम में भी आया था कि एडोलसेंट क्या होता है। ठीक है, एग्जाम में पूछता है। तो ये होता है जो बच्चा 15 से 18 वर्ष के बीच का है उसको एडोलसेंट या किशोर बोलते हैं। ठीक है, ये टीन एजर से इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि टीन एज 13 साल से स्टार्ट होती है। ठीक है, और एडोलसेंट 15 साल से। अच्छा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र में लगे कामगारों के हितों की रक्षा करना है। मतलब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र में लगे कामगारों के हितों की रक्षा करना है। तो वो असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज्ड स्टेट के वर्कर्स को कवर करता है। कौन? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मिनिमम वेजेस एक्ट। ठीक है, असंगठित मतलब अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट ये किसने लिखी थी? इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट ये लिखा था पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखते हैं हम लोग कि यह पूर्व धारणा कि मनुष्य स्वार्थी और स्वकेंद्रित है और यहाँ तक कि दूसरों की कीमत पर भी हमेशा अपने स्वार्थों को पूरा करने का प्रयास करता है, श्रमिक कल्याण के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है। मतलब यहाँ पे ये जो लाइन है ना कि जो मनुष्य है, मतलब पहले से पूर्व धारणा मतलब एजम्पशन, मतलब पहले से ही सोच लेना कि मनुष्य स्वार्थी है। ठीक है, जो हम लोग होते हैं ह्यूमन बीइंग, वो लोग सेल्फिश होते हैं और स्वकेंद्रित है, यानी मतलब सेल्फ सेंटर्ड, और यहाँ तक कि दूसरों की कीमतों पर भी हमेशा अपने स्वार्थों को पूरा करने का प्रयास करता है। मतलब दूसरों को मतलब दाव पे लगा के लोग अपने प्रॉफिट को ये करते हैं, मतलब इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये श्रमिक कल्याण के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो ये थ्योरी है पुलिस थ्योरी। तो ऐसे भी देख लो कि जो पुलिस क्या होता है वो हर किसी को चोर समझता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस थ्योरी में भी क्या होगा, ये थ्योरी हर किसी को गलत समझेगी, हर किसी को लालची सेल्फिश समझेगी। ठीक है, तो ये है पुलिस थ्योरी। हम लोग आगे और कुछ थ्योरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, ये पहला पार्ट है हमारा। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट मैं जो मतलब लाऊंगी उसमें आगे के बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। अभी बहुत कुछ बाकी, अभी तो शुरू हुआ है ये सब। ठीक है, तो पहले पार्ट में हम लोगों ने यहाँ से कुछ क्वेश्चंस देखे। ठीक है, टोटल हमने अभी 14 क्वेश्चंस देख लिए हैं। ठीक है, 14 क्वेश्चन हमने देखा है। आगे हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन फॉर्मेट में होगा जिससे हमें समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे टोटल देख रही हूँ कि टोटल 50 के आसपास क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ यहाँ पे ये देख लेंगे, क्लैरिफिकेशंस देख लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और इन सब वीडियो को देखने के लिए आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और बेल आइकन ये कर लेना, प्रेस कर लेना, वरना फिर नोटिफिकेशन नहीं आएगी। ठीक है, और बिल्कुल कंटिन्यू रहो ताकि हमारी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।